ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस बाय सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज जो है वो हम लोग फाइनेंस के यूनिट से रिलेटेड अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेयर डज फाइनेंस कम फ्रॉम। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं कि फाइनेंस आता कहां से है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। ये छोटी सी कोई दो तीन चीजें बता देता हूं सो दैट अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक बिकम्स स्लाइटली इजियर। सबसे पहला जो सवाल हमारे पास है यहां पर वो ये है बेसिकली कि एक बिजनेस को एक्चुअली पैसों की जरूरत कब पड़ती है। क्वेश्चन ये है कि एक बिजनेस को एक्चुअली पैसों की जरूरत पड़ती कब है। तो याद रखिए, किसी भी बिजनेस को जो सबसे पहले पैसों की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है स्टार्टअप पर। इसका मतलब यह है कि जब एक बिजनेस नया नया खुलता है, ठीक है ना, उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। इमेजिन करो आपने एक बिरयानी की दुकान खोली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अब आपको पैसों की जरूरत कब पड़ेगी? तो जो पहली बार आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी स्टार्टअप पर, क्योंकि आपने नया नया बिजनेस खोला है। तो आपको पैसे चाहिए होंगे जगह खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, क्रॉकरी खरीदने के लिए, यूटेंसिल्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। सो द पॉइंट इज कि एक बिजनेस को जिंदगी में पहली बार जो पैसों की जरूरत पड़ती है ना, वो तब पड़ती है जब बिजनेस लॉन्च हुआ होता है स्टार्टअप पे। अच्छा, अब आपने लेट से अपने अब्बू से पैसे लिए 10 लाख रुपए और बिरयानी की दुकान खोल ली। अब अच्छी बिरयानी की दुकान चल रही है, लेकिन इवेंचुअली 6 महीने बाद आपने रियलाइज किया कि यार मेरी बिरयानी की तो डिमांड बहुत ज्यादा है। मैंने जो दुकान खोली है ये छोटी पड़ रही है। इस दुकान के अंदर एट अ टाइम सिर्फ 50 लोग बैठकर बिरयानी खा सकते हैं, और जब 50 लोग बिरयानी खा रहे होते हैं तो 100 लोग वेटिंग पर होते हैं। दिस मीन्स दैट आई नीड अ बिगर प्लेस, आई शुड एक्सपैंड माई बिजनेस। अच्छा भाई, जब आप बिजनेस एक्सपैंड करने का सोचेंगे तो ऑब्वियसली बात है यू विल नीड मोर मनी, क्योंकि जब आप बड़ी जगह पर जाएंगे तो आपको और बड़ी दुकान खरीदनी पड़ेगी, आपको पहले से ज्यादा टेबल्स खरीदने पड़ेंगे, पहले से ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, पहले से ज्यादा क्रॉकरी खरीदनी पड़ेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दूसरी बार जब एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है वो उस वक्त पड़ती है जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा होता है, यानी पहले से बड़े स्केल पर काम कर रहा होता है। क्योंकि जब पहले से बड़े स्केल पर आप जाते हैं या बिजनेस जाता है तो उसको पहले से ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं, और जितनी भी ज्यादा चीजें चाहिए होंगी हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होगी। अच्छा भाई, तीसरी सिचुएशन जहां पर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है, दैट इज ड्यूरिंग लॉसेस। अब आपने अब्बू से 10 लाख रुपए लिए, बिरयानी की दुकान खोल ली, ठीक है। आपने क्या किया, 8 लाख रुपए का फर्नीचर लिया और दुकान खरीदी, 2 लाख रुपए संभाल कर रख दिए। अब आप क्या करते थे, उस 2 लाख रुपए से रॉ मटेरियल खरीदते थे, सैलरीज देते थे, और जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करते थे। आप बेसिकली इस 2 लाख रुपए को यूज करके बिरयानी बनाते थे। ये 2 लाख की बिरयानी को आप बेचते थे 2,20,000 में, और आपका 20,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। 20,000 ले गए, आप घर गए पार्टी की। फिर आपने 2 लाख रुपए निकाले, फिर रेंट दिया, फिर रॉ मटेरियल खरीदा, फिर जो आपने वेजेस सैलरीज दी, फिर आपने 2 लाख रुपए की बिरयानी को 2,20,000 में बेचा, 20,000 रुपए प्रॉफिट, 20,000 घर ले गए, पार्टी करी। तो बिजनेस का ये साइकिल चलता रहता है। ये जो बार बार बिजनेस 2-2 लाख रुपए लगाकर बिरयानी बनाकर उसको बेच रहा है प्रॉफिट में, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। अब एक दिन हुआ ये कि आपने 2 लाख रुपए लगाए और बिरयानी बनाई। सम टाइम आफ्टर सम टाइम आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस आ गया कि दुकान इलीगल है, देयरफॉर आप यहां पर बिरयानी नहीं बेच सकते। अब आपने तो बिरयानी का रेंट भी दे दिया, सैलरीज भी दे दी, रॉ मटेरियल भी दे दिया, करते 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 सब चीज आपके पास पड़ी हुई है, लेकिन हम दुकान चला नहीं सकते। अब आपकी दुकान बंद पड़ी है। 1 महीने बाद जो है वो लैंडलॉर्ड आया, भाई रेंट दो। अब आप रेंट कैसे देंगे, आपने तो पिछला रेंट दिया था बिरयानी बनाने के लिए। आप बिरयानी बेचोगे, वो जो 2 लाख रुपए लगाए थे वो बाहर आएंगे, तब जाके आप दूसरी बिरयानी बनाकर बेच पाओगे ना। अब वो तो आपके पास पैसे स्टक हो गए। रॉ मटेरियल आपने 1 महीने बाद देखा, चिकन आलू चावल जो जो खरीदा था सब खराब हो गया। तो वर्कर बोलेंगे सर हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है कि आप जो है वो 1 महीने तक हमसे काम नहीं करवा रहे थे, हमें तो सैलरी चाहिए। सो द पॉइंट इज, आप इन सारी चीजों के अंदर फंस गए। अभी जो 2 लाख रुपए आपने लगाए थे, ये 2 लाख रुपए आपके स्टक हो चुके हैं। ये 2 लाख रुपए आपके स्टक हो चुके हैं। अब 1 महीने के बाद इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर बिजनेस यू विल नीड अनदर 2 लाख रुपए। ये आपका वर्किंग कैपिटल है। पिछली क्लास में मैंने ये समझाया था, ये जो वर्किंग कैपिटल होता है ये गाड़ी के पेट्रोल की तरह होता है बिजनेस के लिए।
जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल डालोगे उतना दूर तक बिजनेस जाएगा। जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल डालोगे उतना दूर तक बिजनेस जाएगा। जिस मिनट वर्किंग कैपिटल खत्म, बिजनेस वुड स्टॉप इट्स ऑपरेशंस। अब 2 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है ना, बिरयानी बना ही नहीं सके, पैसे जाया हो गए, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये टेक्निकली लॉस हो गया। अब याद रखो, जो थर्ड केस जहां पर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है, दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉसेस। जो थर्ड केस है जहां पर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है, दैट बेसिकली इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉसेस। ठीक है ना, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो तीन सिचुएशंस है जहां पर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट केस इज व्हेन द बिजनेस इज एट स्टार्टअप। The second case is when the business is expanding, and the third case is where the business is facing a loss. तो ये तीन सिचुएशंस है जहां पर बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, हमारा तो मेन टॉपिक ये था ही नहीं। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो ये है कि जब एक बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है, जब एक बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है, तो बिजनेस पैसा ला कहां से सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कभी एक बिजनेस को पैसों की जरूरत होगी, आई रिपीट, जब भी कभी एक बिजनेस को पैसों की जरूरत होगी, बिजनेस दो जगहों से पैसा रेस कर सकता है। एक, वो रेस कर सकता है फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस, और दूसरा, वो पैसा रेस कर सकता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले, लिटिल वाइल अगो, हमने देखा एक बिजनेस को कब कब पैसों की जरूरत पड़ती है। तो बिजनेस को तीन सिचुएशंस है ऐसी जहां पर पैसों की जरूरत पड़ती है। दैट इज एट स्टार्टअप, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, एंड ड्यूरिंग लॉसेस। तीन सिचुएशंस है जहां पर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ जाए, अगर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो बिजनेस पैसा ला कहां से सकता है। तो बिजनेस को अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए, बिजनेस दो जगहों से पैसा लेके आ सकता है। कहां से ला सकता है? दो जगहों से। एक, इंटरनल सोर्सेस से, दूसरा, एक्सटर्नल सोर्सेस से। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ये इंटरनल सोर्स है क्या। इंटरनल सोर्स का मतलब यह है कि बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी, और रादर देन बिजनेस किसी बाहर वाले के पास पैसा मांगने जाता, बिजनेस ने किसी बाहर वाले से पैसा मांगने के बजाय ऑन इट्स ओन अपने ही बिजनेस के अंदर से पैसा जनरेट कर लिया। इमेजिन करो कि आपका एक बिजनेस है, अब आपके बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है। अब एक तरीका तो ये कि आप किसी बाहर वाले से पैसा ले आओ, बैंक से ले आओ या कहीं और से पैसा ले आओ। ये जब आप बैंक वैंक से पैसा लेके आओ तो ये एक्सटर्नल सोर्स है, आपने बिजनेस के बाहर से पैसा लाया है। दूसरा तरीका जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है इंटरनल सोर्स। आप किसी बाहर वाले से पैसा नहीं ला रहे, आप खुद से पैसा जनरेट कर रहे हो फ्रॉम विद इन द बिजनेस। अब्बू से ले लिया, अपनी गाड़ी बेच दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे मेथड्स है जो भी हम पढ़ेंगे। सो इंटरनल सोर्स का मतलब यह है कि जब एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी और बिजनेस ने किसी और से पैसा मांगने के बजाय ऑन इट्स ओन खुद से अपना पैसा जनरेट किया। बिजनेस ने ऑन इट्स ओन खुद से अपना पैसा जनरेट किया। ठीक है भाई, अब सवाल यह है कि ऑन इट्स ओन पैसा आ कैसे सकता है। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है पर्सनल सेविंग्स का। ओनर क्या करे, घर से पैसा ले आए। अब मेरी बिरयानी की दुकान थी, मैं हर महीने प्रॉफिट बनाता था। अब हर महीने जो मैं प्रॉफिट बनाता था उसमें से, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं हर महीने 1 लाख रुपए प्रॉफिट बनाता था, ठीक है, और मैं 1 लाख रुपए ले जाता था घर। 1 लाख रुपए ले जाता था मैं घर। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पास अकाउंट्स होगा, कुछ लोगों के पास अकाउंट्स नहीं होगा, बट मैं आपको समझा दूं, एक वर्ड होता है ड्रॉइंग्स। एक वर्ड होता है ड्रॉइंग्स। आपको यह समझने की जरूरत है कि ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है। सबसे पहले समझो ड्रॉइंग्स क्या होती है। ड्रॉइंग्स इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द ओनर
withdraws from the business and takes to his house. I repeat my point. ड्रॉइंग वो पैसा होता है जो ओनर बिजनेस से निकालता है और अपने घर ले जाता है। ठीक है। तो मेरे बिजनेस को 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा था। मैं क्या करता था, हर महीने 1 लाख रुपए प्रॉफिट होता था, 1 लाख रुपए निकाला और घर ले गया, 1 लाख रुपए निकाला और घर ले गया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा था, ये जो 1 लाख रुपए घर लेकर जा रहा था, 80,000 रुपीज मैं स्पेंड कर देता था और 20,000 रुपीज जो है मैं अपने पास घर में बचा बचा के रखता था। मेरी बर्थडे पे पैसे आए वो बचा के रख लिए, मैंने पहली बार रोजा रखा था उसके पैसे आए थे वो बचा के रख लिए। ठीक है ना। और जो है मेरी XYZ जो जो भी इवेंट्स हुए, मुझे पैसे मिलते रहे रिश्तेदारों से, अम्मी अब्बू से, सबसे पैसा बचा बचा के रखता रहा। बिजनेस के कुछ पैसे मैंने घर ले गया, उसमें से खर्च किए, उसमें से कुछ बचा के रख लिए। करते 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 मैंने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अपने घर पर पर्सनली अपने 5 लाख रुपए बचा कर रखे। ये मेरी पर्सनल सेविंग्स है। ये मेरी क्या है? पर्सनल सेविंग्स है। खुद मैंने पैसा बचा के रखा है घर पे। अब कल को मेरे बिजनेस को लॉस हुआ, अब मैंने क्या किया, आपने देखा पर्सनल घर पे कितने पैसे पड़े हैं ड्रॉर के अंदर, 5 लाख रुपए पड़े थे, निकाले और बिजनेस में लाकर रख दिए। नाउ दिस इज माय पर्सनल सेविंग्स। याद रखो, जब भी किसी बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है या बिजनेस प्रॉब्लम में आता है, ओनर अपनी पर्सनल सेविंग्स लगा देता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि उसको बिजनेस को बचाना होता है। वो कहता है किसी भी तरीके से बिजनेस डूबना नहीं चाहिए। अपने बिजनेस को बचाने के लिए ओनर अपने घर से पैसे ला के लगा देता है बिजनेस के अंदर। अब सवाल ये कि ये पैसे ओनर के खुद के हैं या उसने किसी और से लिए हैं? भाई ये पैसे तो ओनर के अपने पर्सनल है, तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है ना। तो पर्सनल सेविंग्स इज पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब ये था कि जब भी कभी बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो बिजनेस किसी थर्ड पार्टी से पैसा लाने के बजाय खुद ऑन इट्स ओन बिजनेस के अंदर से या ओनर खुद से ही पैसा जनरेट कर लेता है, किसी से मांगता नहीं है। ठीक है ना। पर्सनल सेविंग्स इज वन ऑफ देम। अब इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि डज नॉट हैव टू बी रीपेड। इट डज नॉट हैव टू बी रीपेड। ये जो पैसा ओनर अपने घर से लेके आया है, ये पैसा किसी को वापस करना है क्या? ये पैसा किसी को वापस करना है? नहीं। तो इसका मतलब ये कि जो पर्सनल सेविंग्स है, ये इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि दिस मनी डज नॉट हैव टू बी रिटर्न। दिस मनी डज नॉट हैव टू बी रिटर्न, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये कि भाई जब किसी को पैसा वापस ही नहीं करना है, जब ये पैसा किसी को वापस ही नहीं करना, तो इस पे किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगने वाला। मेरी बात समझ आ रही है? जब ये पैसा किसी को वापस ही नहीं करना, तो उस पर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट रेट भी नहीं लगेगा। ये दूसरा एडवांटेज है। बट देन अगेन, हर चीज के जब एडवांटेजेस होते हैं, तो हर चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको पता है क्या है? जब जब ओनर घर से पैसा ला ला के लगाकर डालता रहेगा, ओनर का रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा। मैंने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस खोला था, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। मैंने 10 लाख लगाए, लगाकर बिजनेस खोला। ठीक है। अब मेरा रिस्क कितना है? 10 लाख रुपए। अब थोड़े दिन बाद मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मेरी पर्सनल सेविंग्स में 5 लाख रुपए पड़े थे, मैंने 5 लाख रुपए निकाले, बिजनेस में लाकर लगा दिया। अब मेरा रिस्क फैक्टर कितना बढ़ गया? 15 लाख रुपए हो गया। 10 लाख में पहले इन्वेस्ट कर चुका था, 5 लाख रुपए मैंने और इन्वेस्ट कर दिए, 5 लाख रुपए मैंने और इन्वेस्ट कर दिए। सो मेरा जो रिस्क फैक्टर है वो 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया? 15 लाख रुपए हो गया। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पर्सनल सेविंग्स का। जब ओनर अपने घर से पर्सनली पैसे ला के लगा कर डालता रहेगा डालता रहेगा डालता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ओनर का जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ता चला जाएगा। एंड देन दूसरा डिसएडवांटेज भी है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि नॉट नेसेसरीली अवेलेबल। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि हर ओनर जो बिजनेस चला रहा है, जरूरी नहीं है हर ओनर जो बिजनेस चला रहा है उसके पास घर पे पर्सनल सेविंग्स पड़ी हुई हो। ओके जी, मूविंग ऑन।
अब हमारे पास एक और मेथड है फाइनेंस रेज करने का, दैट इज सेलिंग एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? गाड़ी है, एसी है, फर्नीचर है, बहुत सारे ये जो एसेट्स हैं इनको आप फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। अकाउंट्स में आप लोग इसको नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, या कुछ लोग इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। वो तो आपकी मर्जी है, आप इसको जो भी लिखना चाहते हो। अच्छा, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि बिजनेस के पास पैसा कहां से आ सकता है। याद रखो, एक तरीका फाइनेंस जनरेट करने का ये भी है कि जो बिजनेस है वो अपने एक्स्ट्रा एसेट्स बेचते। बिजनेस अपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट्स बेचते, मतलब वो एसेट जो बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, वो एसेट जो बिजनेस के काम नहीं आ रहा। पड़ा है ना, पड़े पड़े क्या हो रहा है? डिप्रिशिएट हो रहा है। आप मुझे बताओ, लेट्स से मुझे आज नए फोन की जरूरत है। मैंने 17 प्रो मैक्स खरीद लिया 5 लाख में, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा। अब मुझे कितने फोन की जरूरत है? एक। मैंने किया क्या, मैंने 2 फोन खरीद लिए। एक फोन मैं यूज कर रहा हूं और एक फोन मैंने रख दिया कबर्ड में, एम ही। अब कोई मुझे बोलेगा हाँ भाई नया फोन खरीद लिया, मैं बोलूंगा हाँ। बोलेगा कितने का लिया, मैं बोलूंगा 10 लाख। लोग बोलेंगे पागल हो, 10 लाख का लिया फोन तो 5 लाख का है। मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, मैंने एक नहीं, मैंने 2 फोन खरीदे। लोग बोलेंगे 2 फोन, डजंट मेक सेंस। मतलब कोई भी सेन आदमी 2 फोन क्यों खरीदेगा? बात समझ आ रही है? कोई भी समझदार आदमी, अकलमंद आदमी 2 फोन क्यों खरीदेगा? जरूरत ही नहीं है ना, बनता ही नहीं है 2 फोन खरीदना, क्यों खरीदेगा कोई 2 फोन? मैं बोलूंगा यार वो बस मैंने एक फोन ऐसे ही रखा हुआ है। अच्छा, 1 साल के बाद जो फोन मैंने यूज किया, अब वो 5 लाख का फोन मैंने खरीदा, तो मैंने बोला चलो बेच देता हूं। बेचने गया तो मुझे मार्केट में मिल रहे हैं उसके 3 लाख रुपए। मार्केट में कितने मिल रहे हैं मुझे उसके? 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। मेक सेंस, मैंने यूज भी किया है। ये जो 5 लाख का फोन 3 लाख में बिक रहा है, जो 2 लाख रुपए की वैल्यू उड़ गई, ये जो 2 लाख रुपए की वैल्यू उड़ गई, दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। है, मैंने माना चलो यूज किया, डेप्रिशिएट हुआ, ओके। एक फोन जो मैंने पैक करके रखा था, ठीक है ना, वो मैं 1 साल के बाद मैंने बोला यार चलो अब आईफोन 18 आ गया, बेच देता हूं पैक्ड फोन। पैक्ड फोन बेचने गया, वो बिक रहे 4 लाख में। अब मैं दुकान वाले से लड़ रहा हूं, तुम पागल हो, मैंने लास्ट ईयर 5 लाख में खरीदा था और मैंने यूज भी नहीं किया, जैसा दिया था वैसे ही पड़ा है, पैक्ड है, ये है वो है, तुम मुझे लूट रहे हो। दुकान वाले बोलेगा भाई क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो आप, ये 1 साल पुराना हो चुका है, रिगार्डलेस आपने यूज किया या नहीं किया, इसकी वैल्यू तो लूज हो गई, इसकी वैल्यू लूज हो गई। पॉइंट समझ आ रहा है? एसेट यूज हो रहा हो या ना यूज हो रहा हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू जरूर लूज होती है। तो समझदार बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा एसेट होता है उसको बेच देते हैं ताकि वैल्यू लूज होने से बच जाए, और उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। बहरहाल, सो हमारा सवाल यह था कि एक बिजनेस को जब दूसरी बार पैसों की जरूरत पड़ेगी, एक बिजनेस को जब दूसरी बार पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो बिजनेस दूसरी बार अपने लिए पैसा कहां से जनरेट कर सकता है? ओके, तो अब कहां से पैसा आ सकता है ना? तो तरीका यह है कि भाई अगर बिजनेस को दूसरी जगह से पैसा रेज करना हो इंटरनल सोर्स में, तो वो है सेलिंग एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट्स। अपना बिजनेस के पास कोई भी ऐसा एसेट जो बिजनेस के पास पड़ा हुआ हो, जो बिजनेस यूज नहीं कर रहा हो, उसको उठाए बेच दे। अब आपकी बिरयानी की दुकान है, आपको लगता था कि यार मुझे जरूरत पड़ेगी, आपने 2 स्टोव यानी 2 चूल्हे खरीदे। अब एक चूल्हा यूज होता है, एक चूल्हा यूज ही नहीं होता, पड़े पड़े वेस्ट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने दूसरा चूल्हा उठाया और बेच दिया। सेलिंग एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट्स। इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। फायदा क्या है कि ये जो आपने अपना एसेट बेचा, इस एसेट को बेचकर जो पैसे आए, वो पैसे आपके अपने थे, वो पैसे आपको किसी को रिटर्न नहीं करने। तो द मनी डज नॉट हैव टू बी रिटर्न, द मनी डज नॉट हैव टू बी रिटर्न। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, आपने अपने एसेट को फर्दर डेप्रिसिएशन से बचा लिया। अगर आपने अपना एसेट फॉरेन बेच दिया जो एक्स्ट्रा था, अब अगर आप उसको रहने देते कि नहीं 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 रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, तो रहने दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसको रहने देंगे तो वो पड़े 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 क्या होगा, डेप्रिशिएट होता रहेगा। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दी ना, आईफोन की। 2 आईफोन खरीदे, एक यूज किया, एक यूज ही नहीं किया।
ठीक है ना, यूज ही नहीं किया, पड़े पड़े क्या हुआ, डेप्रिशिएट हो गया। अगर मैं उसको फॉरेन बेच देता तो 5 लाख का फोन शायद 5 लाख में बिक जाता, या 4,80,000 में बिक जाता, 10-20 हजार लॉस में बेचता और फॉरेन बिक जाता। अब 1 साल बाद बेचा तो 1 लाख का लॉस हो। ठीक है ना, तो जब आप अपने एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट को उठाते हो और बेच देते हो, तो आप अपने एसेट को फर्दर डेप्रिसिएशन से, आप अपने एसेट को फर्दर डेप्रिसिएशन से बचा लेते हो या बचा सकते हो। अच्छा, अब डिसएडवांटेज भी है, नॉट ऑलवेज अवेलेबल। प्रॉब्लम यह है कि जो बड़े बड़े या समझदार बिजनेसमैन होते हैं वो अपने पास एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट रहने ही नहीं देते, रहने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट पड़ा हुआ है तो पड़े पड़े वेस्ट हो रहा है, रहने ही ना दो। इसी वजह से मेजॉरिटी बिजनेसेस के पास एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट होता ही नहीं है। जहां पर एक्स्ट्रा फिक्स्ड एसेट होता है वो कहता है बेचो, फारिग करो, पैसे निकालो, क्योंकि अगर नहीं बेचा तो पड़े पड़े डेप्रिशिएट हो जाएगा। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर स्टार्टअप। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि एग्जामिनर बच्चे से पूछता है, भाई एक नया नया बिजनेस खोला है, एक नया नया बिजनेस खोला है, अच्छा भाई अब कहां से पैसा लेकर आए। अब हमारे बच्चे थोड़े से जज्बाती होते हैं। अब नया नया बिजनेस खोला है, वो लिखते थे सर सेल एक्स्ट्रा फिक्स एसेट। अबे भाई, एक्स्ट्रा फिक्स एसेट तो वो है जो बिजनेस के बाद पड़ा हुआ है, पड़े पड़े जाया हो रहा है। नए बिजनेस के पास, स्टार्टअप के पास एक्स्ट्रा फिक्स एसेट कहां से आएगा, वो तो भी खुला ही है, उसके पास तो खुद ही मुश्किल से एसेट्स होंगे। एक जो नया बिजनेस है, अगर आपको याद हो, अगर आपने यूनिट नंबर 1 में बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स वाला चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, या आपने जिस भी टीचर से पढ़ा वहां पे क्या पढ़ा है आपने, कि नए बिजनेस का तो पहले ही प्रॉब्लम होता है सर्वाइवल का। तो जो बिजनेसेस सर्वाइवल के प्रॉब्लम पे होते हैं वो कभी भी एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स रखकर नहीं बैठे होते। तो इसका जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ऑप्शन है सेलिंग एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स का, ये स्टार्टअप बिजनेसेस के पास अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट, एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है, एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है, और बिजनेस कहां से पैसा लेके आ सकता है। थर्ड चीज जो है वो हमारे पास है रिटेन प्रॉफिट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये ही नहीं पता कि एक्चुअल में रिटेन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। रिटेन प्रॉफिट का मतलब होता है वो बिजनेस, ओ सॉरी, वो पैसा जो एक बिजनेस ने बचा कर रखा है, वो पैसा जो एक बिजनेस ने बचा कर रखा है। इमेजिन करो, आपके अब्बू जो है, ही डज अ बिजनेस, और आपके अब्बू 1 लाख रुपए कमाते हैं हर मंथ, एंड योर मॉम लव्स योर डैड, अज्यूमिंग, ठीक है। अब क्या है कि आपके अब्बू हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं, और ही लव्स योर मदर, बट ऑल्सो ही इज अ रैशनल पर्सन, ही इज स्मार्ट। वो क्या करते हैं, 1 लाख रुपए में से 80,000 निकालते हैं और आपकी अम्मी को दे देते हैं हर महीने, और कहते हैं कि मैंने जो पैसे कमाए, मैंने जितना पैसा कमाया सब लाकर तुमको दे दिया, मेरे पास 1 रुपए नहीं है बिजनेस के अंदर। थोड़ा सा झूठ बोला, थोड़ा सा झूठ बोलना ठीक होता है कभी कभी कुछ सिचुएशंस में। तो उन्होंने कमाए 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख रुपए में से जो है वो उन्होंने 80,000 आपकी अम्मी को लाकर दे दिए, और ये क्लेम किया कि जितने पैसे कमाए थे सारे पैसे मैंने आपको दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब तुमको दे दिया। अच्छा, वेर एज उन्होंने 20,000 बिजनेस के अंदर बचा कर रखे, उन्होंने 20,000 जो है वो बिजनेस के अंदर बचा कर रखे। अब वो हर महीने इस तरह 20,000 बिजनेस पर बचा कर रखते हैं। अम्मी भी समझदार है, आपके अब्बू भी जो आपकी अम्मी को पॉकेट मनी देते होंगे, आपकी अम्मी हर महीने बोलती होंगी पैसे खत्म, बचे ही कुछ नहीं। और जब कोई चीज घर में आती है, अम्मी अब्बू कहते हैं कहां से आया, अम्मी कहती है बस वो मैंने पैसे बचा के रखे थे। अम्मी भी स्मार्ट है, अब्बू को कहती है हर महीने पैसे खत्म हो गए, हर महीने पैसे खत्म हो गए, साइड पे वो भी कुछ ना कुछ छुप छुपा के सेविंग कर रही होती है। खैर, तो योर डैड इज अर्निंग 1 लाख रुपए, 80,000 वो निकालते हैं और आपकी अम्मी को दे देते हैं घर पे। ये जो 80,000 रुपीज आपके डैड ने बिजनेस से निकाले हैं, दिस 80,000 रुपीज इज ड्रॉइंग्स, 80,000 रुपीज इज ड्रॉइंग्स, ठीक है। कमाए थे 1 लाख रुपए, 80,000 विदड्रॉ कर लिए इन द नेम ऑफ ड्रॉइंग्स, 20,000 रुपए बिजनेस पे बचाकर रख दिए। अभी जो 20-20 हजार रुपए आपके अब्बू हर महीने बिजनेस के अंदर बचा रहे हैं, दिस मनी इज कॉल्ड एज रिटेन्ड प्रॉफिट्स, दिस मनी इज कॉल्ड एज रिटेन्ड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट दैट इज लेफ्ट इन द बिजनेस आफ्टर ड्रॉइंग्स, वो प्रॉफिट जो बिजनेस में बच जाता है ड्रॉइंग्स के बाद।
वो प्रॉफिट जो बिजनेस में बच जाता है ड्रॉइंग्स के बाद। अच्छा, अब क्या ये जरूरी है कि दुनिया में सारे बिजनेसेस सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप हो? हमने तो और टाइप ऑफ बिजनेसेस भी पढ़े, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब व्हाट इज अ प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी? अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज दैट कंपनी दैट इशूज शेयर्स। प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो शेयर्स इशू करती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, क्या प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कोई ओनर होता है? नहीं, कोई ओनर नहीं होता। तो ये प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है? प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कंट्रोल करने वाले, मैनेज करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है? A private limited and a public limited company is owned and not owned basically, is managed and controlled by board of directors. अब क्योंकि प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कोई ओनर नहीं होता, तो वहां ड्रॉइंग्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब मेरा बिजनेस है सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप। अब मैं ओनर हूं, मैं जब चाहूं जितना चाहूं पैसा निकाल सकता हूं इन द नेम ऑफ ड्रॉइंग्स। मेरा पर्सनल बिजनेस है, मेरी मर्जी, मेरे पापा का बिजनेस है। लेकिन अगर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है, अगर बिजनेस पब्लिक लिमिटेड है, तो उसका तो कोई ओनर नहीं है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे अपनी मर्जी से पैसा नहीं निकाल सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स ही होते हैं। अगर उनको पैसा चाहिए तो उनको डिविडेंड्स देने पड़ेंगे सारे शेयर होल्डर्स को। जब भी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पैसा चाहिए होगा, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। जब सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जाएगा तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खुद भी डिविडेंड मिल जाएगा। एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फर्क ये होता है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास कम शेयर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ज्यादा शेयर्स होते हैं। खैर, तो इन अ केस ऑफ रिटेन प्रॉफिट्स, अगर बिजनेस सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप है तो ड्रॉइंग्स के बाद बचने वाला पैसा इज रिटेन प्रॉफिट्स। और अगर प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बचने वाला पैसा इज रिटेन प्रॉफिट्स। मेरी बात आपको समझ आ रही है? द मनी दैट इज लेफ्ट इन द बिजनेस आफ्टर ड्रॉइंग्स is retained profits if the business is sole trader and partnership. If, and in any case, if the business is private and public limited, so after the distribution of dividends, the money that is left in the business is called as retained profits. ठीक है जी? तो अब सवाल यह है कि अगर बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है तो बिजनेस कहां से पैसा ला सकता है? बिजनेस अपना ही रिटेन प्रॉफिट इस्तेमाल कर ले। वो पैसा जो बिजनेस ने सालों से बचा कर रखा था बुरे वक्त के लिए, बिजनेस वो इस्तेमाल कर ले। ये रिटेन प्रॉफिट आपके अब्बू ने आपकी अम्मी से जो छुप छुप के पैसे बचा के रखे हैं बिजनेस के अंदर, क्यों? बुरे वक्त के लिए, कि कल को घर में कोई अल्लाह ना करे प्रॉब्लम आ जाए तो योर डैड कैन ब्रिंग इन दैट मनी, योर डैड कैन पिच इन दैट मनी फ्रॉम द बिजनेस। या कल को बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, जरूरी नहीं कि बुरा वक्त है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, पैसा चाहिए, तो बिजनेस ने अपना पैसा खुद बचा के रखा था, जो पैसा बचा के रखा था उसी को यूज करके एक्सपैंड कर लिया। ठीक है ना? अच्छा, अब दो फायदे। पहला फायदा, डज नॉट हैव टू बी रीपेड, डज नॉट हैव टू बी रीपेड, क्योंकि अब बिजनेस का अपना ही पैसा था तो बिजनेस ने इस्तेमाल किया रिटेन प्रॉफिट्स, ये किसी को रिटर्न नहीं करना। पहला फायदा। दूसरा, इट कीप्स द लिक्विडिटी प्रॉब्लम लो, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब आप पूछेंगे सर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम? भाई देखो, जब आप किसी से पैसा लेते हो तो पैसा वापस भी करना होता है, जब वापस करना होता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी देना होता है। और कभी कभी ये सब इंटरेस्ट रेट देने के चक्कर में, पैसा रिटर्न करने के चक्कर में, हर महीने इंस्टॉलमेंट्स देने के चक्कर में बिजनेस को कैश के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कभी बिजनेस नहीं दे पा रहा होता, कभी क्या कभी क्या। तो ये जो कैश के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जहां पर बिजनेस अपनी मंथली पेमेंट्स नहीं कर पा रहा होता, इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। इन सिंपल वर्ड्स करके समझा रहा हूं। तो अगर जब ये पैसा किसी को रिटर्न ही नहीं करना, इंटरेस्ट रेट भी नहीं देना, मंथली इंस्टॉलमेंट भी नहीं देनी, तो बिजनेस को लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बिजनेस को लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। बताए ना अगेन, प्रॉब्लम्स, रिटेन प्रॉफिट इस्तेमाल करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, वही पॉइंट, नॉट अवेलेबल फॉर स्टार्टअप्स। अब एक बिजनेस नया नया खुला है, अब नए बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है? सर्वाइवल, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। नए बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है? सर्वाइवल, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा नया बिजनेस। तो आप मुझे बताओ,
जब एक नया बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर पा रहा होगा तो उसने कहां से पैसा जमा करके रखा होगा? रिटेन प्रॉफिट क्या है? वो थोड़े 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 पैसे जो बिजनेस ने सालों से जमा करके रखे। अब स्टार्टअप तो खुला ही नया नया बिजनेस है, कहां से उसने सालों से पैसा जमा करके रखा होगा? तो दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर स्टार्टअप्स। मैंने बहुत क्लियरली लिखा है यहां पर। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, व्हाट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर अवेलेबल फॉर स्टार्टअप्स, तो अल्लाह का वास्ता रिटेन प्रॉफिट मत लिखना। स्टार्टअप्स के पास रिटेन प्रॉफिट्स नहीं होते। दूसरा, अक्सर क्या होता है, अब मैं आपको इसको एक और सिंपल वाला प्रॉब्लम बताता हूं। अक्सर बिजनेसेस के पास ये जो रिटेन प्रॉफिट होता है ये बहुत थोड़ी अमाउंट में अवेलेबल होता है, ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल ही नहीं होता। अब आप पूछेंगे क्यों? अब आपके अबू ने 20 20 20 20 हजार करते 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 2 लाख रुपए जमा कर लिए, अब रखे हुए। नाउ इफ योर डैड इज अ स्मार्ट बिजनेसमैन, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे यार ये 2 लाख रुपए जमा हो गए, ऐसे ही पड़े, क्या फायदा, उठाओ इन्वेस्ट कर। आपके बुक क्या करेंगे? उस बड़ी अमाउंट को उठाएंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, जब उनके पास वर्किंग कैपिटल सॉरी जब उनके पास रिटेन प्रॉफिट ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है ना, वो उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं पड़े पड़े जाया हो रहा है, इन्वेस्ट कर दो इन्वेस्ट कर दो इन्वेस्ट कर दो। तो मेजोरिटी ऑफ द बिजनेसेस जो होते हैं जिनके पास ये होता है ना, रिटेन प्रॉफिट ज्यादा जमा हो जाता है, वो ज्यादा रिटेन प्रॉफिट रखते ही नहीं है, वो उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अक्सर बिजनेसेस के पास रिटेन प्रॉफिट होता तो है लेकिन छोटी अमाउंट्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास रिटेन प्रॉफिट्स था विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, सो एक और मेथड जो है जो बिजनेसेस यूज करते हैं, वो यूज करते हैं रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बिजनेसेस क्या करते हैं, वो अपना वर्किंग कैपिटल जो है वो एक बिजनेस से निकालते हैं और दूसरे बिजनेस में डाल देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, वर्किंग कैपिटल क्या है। आपको याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था। वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो एक बिजनेस ने पेट्रोल की तरह रखा होता है। मैंने आपको बताया ना, वर्किंग कैपिटल पेट्रोल की तरह होता है, जितना ज्यादा डालेंगे गाड़ी उतना दूर तक जाएगी, जितना कम डालेंगे उतना कम जाएगी, और जिस मिनट पेट्रोल खत्म हुआ गाड़ी रुक जाएगी। अब इमेजिन करो मेरा एक शर्ट का बिजनेस है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब मैं क्या करता हूं, इस 1 करोड़ रुपए से 80 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल खरीदता हूं, धागा कॉटन कपड़ा, रेंट देता हूं, सैलरीज देता हूं, वेजेस देता हूं, बिल्स देता हूं, ये देता हूं वो देता हूं, 1 करोड़ रुपए बिजनेस में डालता हूं, शर्ट्स बनाता हूं, वो शर्ट बेचता हूं 1 करोड़ 10 लाख। अब 10 लाख मेरा प्रॉफिट, फिर 1 करोड़ 10 लाख ले गया घर पार्टी, फिर 1 करोड़ बिजनेस में डाले, फिर 80 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, बाकी 20 लाख का रेंट वेजेस सैलरीज बिल्स विल्स दिए, फिर एक करोड़ के शर्ट बनाए, फिर वो 1 करोड़ के शर्ट 1 करोड़ 10 लाख में बेचे, फिर 10 लाख घर ले गया, फिर 1 करोड़ डाले, फिर शर्ट्स बनाए, ब्ला 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 ब्ला, ये प्रोसेस चलता है, मेरी साइकिल चलती रही वर्किंग कैपिटल के साथ। वर्किंग कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट होती है, वो कैपिटल होता है जिसकी वजह से आपकी वर्किंग चलती रहती है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, इसीलिए मैं इसको पेट्रोल कहता हूं। अच्छा, एक दिन मेरा दोस्त आया मेरे पास, कहता है ब्रो क्या सीन है? मैंने बोला यार फैक्ट्री चला रहा हूं। सो बोला अच्छा क्या करते हो? मैंने बोला 1 करोड़ पे है, शर्ट बनाता हूं, 1 करोड़ 10 लाख में बेचता हूं। कहते बस 10% प्रॉफिट मार्जिन। मैंने बोला हाँ। कहते मैं तुमको एक आइडिया दूं। मैंने बोला हाँ। कहते लक्ष्मी चिट फंड, 21 दिन में पैसा डबल। मैंने बोला है 21 डेज और पैसा कितना डबल, यानी 100%। और यहां मैं सुबह से लेकर रात तक फैक्ट्री बनाता हूं, पैसा कितना मिलता है 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 10 लाख, विच मीन्स ओनली 10%। तो मुझे 90% एक्स्ट्रा मिलेगा। मुझे आई लालच, मैंने क्या किया, मैंने अपनी फैक्ट्री से जहां पर मैं शर्ट्स बना रहा था वहां से पैसा निकाला और दोस्त को पैसे दे दिए, यानी बिजनेस ए से पैसा निकाला और बिजनेस बी में डाल दिया। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई डिड फॉर माई ग्रीड। 21 दिन के बाद दोस्त के पास गया, ना दोस्त था, ना लक्ष्मी थी, ना चिटनी फंड था, ना दोस्त रहा, ना पैसे रहे, सब खत्म। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? पैसे डूब गए, यस डूब गए। दूसरा प्रॉब्लम समझो क्या हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि बिजनेस ए का वर्किंग कैपिटल 1 करोड़ पे निकाल के मैंने दोस्त को दिए थे। अब जब वो 1 करोड़ डूबे तो आपको क्या लगता है मेरे पास बिजनेस ए चलाने के पैसे बचे?
नहीं, वो जो मैंने 1 करोड़ पे निकाल के दिए थे वो मेरा वर्किंग कैपिटल था। ये वो कैपिटल था जिसकी वजह से मेरी बिजनेस की वर्किंग चल रही थी। मेरी बिजनेस की वर्किंग चल रही थी। अब यही पैसे डूब गए तो बिजनेस में बचा क्या? जब यही पैसे डूब गए तो बिजनेस में क्या बचा? ये प्रॉब्लम है। वर्किंग कैपिटल बिजनेस का पेट्रोल होता है। वर्किंग कैपिटल बिजनेस का पेट्रोल होता है, और आप किसी भी वजह से इस पेट्रोल को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। दिस इज रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, तो एक बिजनेस से निकाल के दूसरे बिजनेस में डाला, इसकी वजह से जब बिजनेस बी डूबा तो बिजनेस ए भी डूब गया। फायदे भी है, नुकसान भी है। पहला फायदा, डज नॉट नीड टू बी रीपेड। सबसे पहला फायदा क्या है? डज नॉट नीड टू बी रीपेड। और दूसरा, बिजनेस के अंदर ही पड़ा होता है, किसी से लेना तो नहीं पड़ता, इंस्टेंटली अवेलेबल। बट देन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जरा सी भी गलती हुई, जरा सी भी गलती हुई तो एक गलती की वजह से पूरा बिजनेस डूब जाएगा। एक गलती की वजह से पूरा बिजनेस डूब जाएगा। तो वन मिस्टेक कैन हॉल्ट द एंटायर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ये था रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल।